अर्जुन को अब तक इस बात का एहसास नहीं था कि उसके ऊपर कौन सी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने भाटी और उसके साथ खड़े अब्दुल और गगन को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, नैना ने उसे किक किया और जमीन पर गिरा दिया। भूतनी कई अब भागने का घना शौक से तने। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये तो तू बता। बहुत शौक था ना तुझे मेरी बिना कपड़ों वाली फोटो देखने का। अब मैं उतारूंगी तेरी तस्वीरें। राधिका, तुम मेरी क्लाइंट हो। ये सब क्या चल रहा है? और वो तुम्हारी प्रॉब्लम, उसका क्या? आई विल सॉल्व एवरीथिंग। ओ भाई, तने इतना लोड लेने की जरूरत ना है। पहली बात तो यूं या की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम को नहीं, और दूसरी बात यो या का नाम राधिका बिना है। अर्जुन वर्मा को वहां से अरेस्ट किया गया, लेकिन वो कुछ भी सच बोलने को तैयार नहीं था। जब स्मृति को अर्जुन की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया गया तो उसने कहा कि ये आकाश रॉय नहीं था। इसका मतलब अब भी ऐसा कुछ था जो पुलिस से छुपा हुआ था, और वो क्या था उसका जवाब सिर्फ अर्जुन के पास था। इब देख भाई, थार लिया आखिरी मौका से सच बोल दे, नहीं तो बाद में पछताने का मौका भी ना मिलेगा तने। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं किसी आकाश को नहीं जानता। साले कुत्ते हरामी, अरे थारी तो साला एक बार में सच बोलने में घनी मौत हुआ है तुम लोगों ने। ला रे अब्दुल, बिजली का झटका ला, साला ने ऐसा ना बोलेगा यू। ये क्या कह रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक शॉक? लेकिन क्यों? मेरा क्राइम क्या है? झूठ बोलना कुत्ते। एक छोरी तय उसकी बिना कपड़ों वाली तस्वीरें मांगना, यो से थारा क्राइम। भाटी के गुस्से के आगे अर्जुन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और सच उसके मुंह से बाहर आया। उसने पुलिस को बताया कि आकाश रॉय यानी आनंद सक्सेना उसका भाई था और उसका खुद का असली नाम अभिनव सक्सेना था। ये दोनों भाई मिलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। इससे उन्हें पैसा भी मिल जाता था और लड़कियां भी। बाद में स्मृति ने बताया कि कई बार आकाश यानी आनंद ने उससे पैसे लिए थे जो कभी उसे वापस नहीं दिए। केस अब सॉल्व हो चुका था। टैरट कार्ड रीडिंग का बहाना करके लोगों के इमोशंस के साथ खेलने वाले दोनों भाइयों का पर्दाफाश हो चुका था। आनंद के बारे में जब पता किया तो पता चला कि इस तरह के फ्रॉड से उसने लंदन में एक घर खरीद रखा था और अपनी वाइफ और बच्चों को उसने लंदन में रखा हुआ था। बाद में आकाश को भी अरेस्ट किया गया। चलो भाई, ये दोनों चोर भाई तो पकड़ में आ गए। घना नचाया सालों ने। सही कह रहे हैं आप सर जी, पूरा दिल्ली घुमा दिया इन दोनों ने। लेकिन जनाब कुछ भी कहिए, आजकल के ज़माने में पता ही नहीं चल रहा क्राइम कौन कौन सी शक्ल में सामने आ जाए। जितने भी अपराध हो रहे हैं सबकी कहानी अलग अलग है और तरीका भी एकदम अलग। सही बोला भाई तू अब्दुल। क्या बेरा दुनिया कित जा रही है साड़ी। आनंद सक्सेना और अभिनव सक्सेना का किया हुआ फ्रॉड सामने आ गया था, लेकिन स्मृति की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपराध कब किस शक्ल में जिंदगी में दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। आनंद विहार का रहने वाला गुरमीत भी इस बात से अनजान था कि अगले कुछ दिनों में उसकी लाइफ में क्या होने वाला था। गुरमीत सोढ़ी अपनी पत्नी सिमरन सोढ़ी और अपने दादाजी हरविंदर सोढ़ी के साथ रहता था। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करने वाले गुरमीत की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। ओ जी सुनदे हो, मैं कह रही हूं आज दादाजी नु छोले भटूरे खाने का बड़ा मन है। तुसी जरा बाजार तो मैदा लाके दे दो। ठीक है कुड़िए, ले आवांगा मैदा। लेकिन सुनना, दादाजी नु बोलना एक दिन और ठहर जाए, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तब खा लेंगे छोले भटूरे। ठीक कहंदे हो तुसी, मैं दादाजी नु समझा लेवांगी। तुसी ऐ बताओ हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या लेके आओगे? क्यों चिंता करती है, कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगा। ठीक है। गुरमीत और सिमरन की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 दिन बाद अपनी एनिवर्सरी को मनाने का प्लान भी वो लोग बना चुके थे।
लेकिन उसी शाम अचानक गुरमीत के दादाजी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लंबे इलाज की जरूरत है। ये बात पता चलते ही गुरमीत चिंता में पड़ गया। इसमें इतना परेशान होने दी की गल है? इस उम्र में ये सब होता रहता है। आप वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट ला रहे हो ना? मैं बहुत परेशान हूँ सिमरन। दादाजी के इलाज में बड़ा खर्चा होगा, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा रे। खैर तू ये सब छड़ ना, तू बताना गिफ्ट में की चाहिए तेनू? एक डायमंड नेकलेस और कुछ नहीं। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बोल दिया है, तुसी मैनू नेकलेस दिलवाने वाले हो। सिमरन देखना, इस बारी ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले ले। अब दादाजी का इलाज लंबा चलना है तो मैनू पैसे ना थोड़े बचा के रखने पड़ेंगे। तुसी मेरे नाल मजाक ना करो, और वैसे भी दादाजी दी उम्र पूरी हो गई सी। तुसी मेरे लिए डायमंड नेकलेस लाओगे, समझे? चलो अब मैं कल छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर दिया। सिमरन को अपने एनिवर्सरी गिफ्ट में डायमंड का नेकलेस चाहिए था, लेकिन दादाजी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से गुरमीत अभी सिमरन के लिए नेकलेस लाने की हालत में नहीं था। अगले दिन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सिमरन शाम को रेडी होकर बड़े ही अरमानों से गुरमीत का इंतजार कर रही थी। गुरमीत दुकान से लौट कर आया, उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। गिफ्ट देखते ही सिमरन खुशी से उछल पड़ी। हे सिमरन, ये ले तेरा गिफ्ट। अब खुश है ना तू? हाँ क्यों नहीं जी, चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। अच्छा, दादाजी ने खाया कुछ? हाँ वो दवाई लेके सो गए। चल चंगा है, ला अब जल्दी से ना खाना लगा दे। तेरे हाथ के भटूरे खाने के लिए ना वेट नहीं होता है। उस रात सिमरन ने बड़े ही प्यार से गुरमीत को खाना खिलाया। दोनों अपने बेडरूम में जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह आनंद विहार के उस घर में सन्नाटा था। दादाजी कई बार सिमरन और गुरमीत को आवाज दे चुके थे, लेकिन सुबह के 9 बजने के बाद भी उन दोनों में से कोई रूम से बाहर नहीं आया था। गुरमीत के दादाजी हरविंदर बिस्तर से उठकर अपने आप नहीं आ सकते थे, इसलिए हैरान परेशान वो चारों तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद घर में काम करने आई मेड ने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोला। ओए कमला, ओए जरा देख, तेरी भाभी किथे गई? जी अंकल जी, भाभी जी का कमरा बंद है, लगता है सो रही हैं। मैं दरवाजा बजा के देखती हूँ। भाभी, भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी बाबूजी बुला रहे हैं, कहाँ हो आप? हे भगवान, ये क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी! और फिर कमला के चीखने की आवाजों से वो घर गूंज उठा। कमला ने देखा कि सामने बेडरूम में गुरमीत की बॉडी से खून बह रहा था। कमरे का पूरा फर्श खून से भरा हुआ था और पास में ही सिमरन भी पड़ी हुई थी। बीती रात अपनी शादी की सालगिरह मना रहे इस जोड़े के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया, कोई नहीं जानता था। हरविंदर अपने घर में हुए इस घटना से बुरी तरह घबरा गया था। जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। पता चला कि सिमरन केवल बेहोश थी, जबकि गुरमीत की मौत हो चुकी थी। अरे साइड हटो, क्या तमाशा लगा रखा है? घर में कौन था मर्डर के टाइम? सर जी, मैं तो सवेरे आई काम करने के लिए। यहाँ तो भाभी, गुरमीत भैया और बाबूजी रहते हैं। बाबूजी तो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाते। तो तूने सबसे पहले ये सब देखा? जी सर जी। आप गुरमीत के दादाजी, एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके घर में, आपको पता न चला? मैं बुढ़ा और बीमार आदमी हूँ सर जी, दवाई लेकर सो गया। मैंने कोई आवाज सुनाई नहीं दी।
मैं नहीं जानता मेरे पोते और बहू दे नाल सब कौन कीता। घर की चाबी की तरह है? एक हमारे पास और एक कमला के पास। कभी कभी सिमरन बाजार चली जाती है तो एक चाबी कमला को दे रखी थी, क्योंकि मैं उठ के दरवाजा नहीं खोल सकता जी। ठीक से। जनाब, ये बेड के पास ये नेकलेस रखा था, डायमंड नेकलेस है। सर जी, अगर किसी ने ये मर्डर लूटपाट के इरादे से किया होता तो पक्का पहले वो ये नेकलेस लेकर भागता। घर में सब कुछ सही सलामत नजर आ रहा है। यो सिमरन सोडी की क्या खबर? अभी होश में नहीं है सर वो। अब्दुल, एक काम करिए, नेकलेस के बॉक्स पे जो एड्रेस है वहां पे जाके पता कर इसकी क्या कहानी है। नेकलेस बॉक्स पे लिखे एड्रेस को देखकर अब्दुल वहां पहुंचा और उस नेकलेस के बारे में पता करना शुरू किया। ये नेकलेस आपकी दुकान का है? एक मिनट सर जी, दिखाइए जरा। हाँ जी, हमारा ही है। लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक है ना? ये गुरमीत सोढ़ी ने खरीदा था? हाँ जी बिल्कुल, दोस्त है अपना। मतलब ज्यादा खास नहीं है लेकिन है। बता सकते हैं इस डायमंड नेकलेस की कीमत क्या होगी? सर जी, ये लगभग 5 लाख का होता अगर असली होता, लेकिन ये 5,000 का है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि सोढ़ी को अपनी बीवी की एनिवर्सरी पे नेकलेस देना था, असली डायमंड का। वो मेरे पास आया, कहा भाई अभी बजट नहीं है, लेकिन अगर ना दिया तो तेरी भाभी नाराज हो जाएगी, तो कोई जुगाड़ कर। मैंने एक असली नेकलेस की हूबहू कॉपी बना के दे दी उसे। और ये बात गुरमीत सोढ़ी को पता थी कि नेकलेस नकली है? हाँ जी, बताया ना, उसके कहने पे ही बनाया था, लेकिन भाभी को नहीं पता था ये नकली था। सोढ़ी कह रहा था कि 2-3 साल बाद असली भी दे देगा, तब तक घर में कलेश ना हो। आपके दोस्त गुरमीत सोढ़ी का मर्डर हो गया कल रात और उनकी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है। कुछ बता सकते हैं? क्या मर्डर? अरे नहीं सर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हीरे जैसा आदमी था, उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो नहीं पता, लेकिन सोढ़ी अब इस दुनिया में नहीं है। उधर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी सिमरन को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। गगन उसके साथ पूछताछ करने के लिए उसके पास गई। सिमरन ने पुलिस को उस रात की घटना के बारे में बताया। हॉस्पिटल के बेड पे सिमरन सोढ़ी कमजोर हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि उसकी बॉडी से एक लाइट पॉइजन मिला था, यानी कि ऐसा पॉइजन जिसे इंसान कुछ वक्त के लिए बेहोश हो सकता है, लेकिन उसकी मौत नहीं हो सकती। गगन अब सिमरन से पूछताछ करने के लिए उसके पास बैठी हुई थी। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। की गलत होया है? गुरमीत जी ठीक तो है ना? कहाँ है वो? उनको भी होश आ गया ना? मैंने मिलना है उनसे। देखिए, संभालिए अपने आप को। आप गुरमीत जी से नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? और वो है कितने? वो भी बेहोश हो गई सी? जी नहीं, उनकी मौत हो गई है। की बोले जा रही हैं आप? मेरे गुरमीत जी ने कुछ नहीं हो सकता। की है ये सब? और ऐसे कैसे डेथ हो सकती है उनकी? किसी ने चाकू से कई बार स्टैब किया है उनकी बॉडी को। ही इज नो मोर सिमरन जी। गगन मैडम, मुझे नहीं लगता हमें अभी इससे कुछ पूछना चाहिए। देखिए ना, अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर सदमे में है वो। कुछ भी नहीं बता पाएगी ऐसी हालत में।
ठीक कह रहा है अब्दुल, हमें अभी इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। सिमरन की हालत को देखते हुए उससे कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। उधर गुरमीत सोढ़ी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जा चुकी थी और भाटी इस वक्त पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास था। इसकी मौत चाकू से ऑलमोस्ट 10 बार स्टैब करने की वजह से हुई है। जी डॉक्टर साहब, आपकी बॉडी से किसी तरह का कोई पॉइजन मिला? नहीं, बॉडी में कोई पॉइजन नहीं है। अरे मर्डर के टाइम क्या रहा होगा? हाँ, यही कोई 10:30 के आसपास। और हाँ, एक बात और, मर्डर से पहले विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव था, मतलब या तो बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ इसने सेक्स किया था। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स मिले डॉक्टर साहब? नहीं, नो फिंगरप्रिंट्स। ये चाकू घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू है, जैसा कि घर में सब्जी या फ्रूट्स काटने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर शेट्टी ने भाटी को बताया कि गुरमीत सोढ़ी की मौत लगभग 10:30 के आसपास हुई थी। चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। गुरमीत के घर के बाहर या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था, जिसकी हेल्प से किसी के घर के अंदर आने जाने के बारे में पता चल सके। आखिर कौन कर सके यू मर्डर? जनाब, बात तो सोचने वाली है। वैसे जनाब, बाहर से तो कोई घर के अंदर दाखिल हुआ नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। एक चाबी घर के अंदर थी और एक नौकरानी के पास। जी सर जी, अब्दुल ठीक कह रहा है, लेकिन घर के अंदर तो सिर्फ सोढ़ी की बीवी और बूढ़े दादाजी थे। फिर सोढ़ी को किसने मारा? यू नौकरानी, इसकी हिस्ट्री चेक करवाई था ना अब्दुल? जी जनाब, सब ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सोढ़ी के मोहल्ले में कई घरों में काम करती है और सोढ़ी के घर भी लगभग 5 साल से काम कर रही है। तो फिर ये गुरमीत सोढ़ी का कत्ल आखिर किया किसने? वही तो पहेली है जनाब, ऐसा कौन कर सकता है? ये तो यो सिमरन सोढ़ी बता सके कि क्या होया है। अब तबीयत ठीक से तो बुलाओ उसने थाने। सिमरन अब हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। पुलिस ने इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने और उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलवाया। सिमरन जी, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी सर जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा सी, लेकिन गुरमीत देखिए सिमरन जी, समझ सकूं मैं आपके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन हम लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी है, तभी तो आपके पति के कातिल का पता लगा पाएंगे। जी सर जी। वैसे उस रात के बारे में जरा डिटेल में बताओ, आप क्या होया था? कौन आया था आपके घर में? हमारी शादी की सालगिरह थी सर जी। लाया से जनाब, मुझे ना ये केस सॉल्व होता हुआ सा लग रहा है। क्या बात से अब्दुल भाई, तने केस सॉल्व भी कर डाला और अपने सीनियर ने बताया भी ना। चल भाई, बढ़िया ये काम करया, काम हल्का कर दिया तने तो है। यस सर जी, अब्दुल मियाँ का दिमाग कंप्यूटर से तेज तो काम करता ही है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर इन्होंने केस सॉल्व कर भी लिया तो। शुक्रिया मैडम। चल भाई, तो फिर सुना थारी थ्योरी जो इस केस ने सॉल्व कर चुकी है। जनाब, ये गुरमीत का कत्ल या तो हरविंदर या सिमरन, इन दोनों में से ही किसी ने किया है जनाब। अरे यो तू क्या बोल रहा है अब्दुल? हरविंदर बुढ़ा आदमी जब बिस्तर से उठ ना सके और सिमरन वाकी बीवी। अरे बावड़ी बूझ, जान केवल 3 साल हुए, क्यों मारेगी वो अपने आदमी ने? हाँ अब्दुल मियाँ, और वैसे भी वो तो खुद भी बेहोश थी और उसकी बॉडी से पॉइजन मिला था ना। जी मैडम जी, लेकिन वो पॉइजन ऐसा था जिससे इंसान महज होश खो सकता है, जान नहीं गंवा सकता। कौन सा होश भाई? यो महज कोई नया टाइप का होश हुआ है के? अरे नहीं सर जी, उर्दू में महज मतलब केवल सर। अरे थारी, अरे मने लगा ये होश खोने का कोई नया तरीका है।
क्या जनाब आप भी। भाटी ने सिमरन की मेडिकल रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा। उसने गगन और भाटी को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिमरन की बॉडी में पॉइजन लगभग 11 बजे के आसपास गया था, यानी कि गुरमीत सोढी की मौत के आधा घंटा के बाद। इस सिचुएशन में अगर गुरमीत को किसी ने चाकू से मारा तो सिमरन को इस बात के बारे में पता कैसे नहीं चला? और इस बीच सिमरन कहां थी? ये 30 मिनट का वक्त अब पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। सर जी, एक काम करते हैं, ये सिमरन सोढी को फिर एक बार बुलाते हैं पुलिस स्टेशन। बात तो थारी ठीक से गगन, पर मन लग गया है पहले हमें ये सिमरन के बारे में इसके आसपास के लोगों से पता करना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा सर जी? अरे मामला साफ है, वो झूठ बोल रही है सर जी। कुछ तो छुपा रही है यो, लेकिन फिर भी कहानी वैसी ना है जैसे दिखाई दे रही है। सिमरन सोढी की कहानी में कुछ तो झोल सा है। सिमरन के बारे में उसके घर के आसपास रहने वाले लोगों से पता किया, लेकिन पुलिस को पता चला कि सिमरन गुरमीत की मौत के बाद से सदमे में थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि गुरमीत की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन सिमरन की एक फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि सिमरन बहुत जिद्दी औरत थी। वैसे उसका बिहेवियर अपनी फैमिली और बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे कभी-कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता था। सर जी, कहीं ऐसा तो नहीं गुरमीत और सिमरन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर सिमरन ने गुरमीत की जान ले ली? मने ना लगता कोई औरत गुस्से में अपने आदमी की जान ले सके। अरे उसने तो डायमंड का नेकलेस लाके भी दिया था भाई, फिर क्यों मारेगी वो उसने? अरे डॉक्टर शेट्टी ने बताया दोनों के बीच उस रात सेक्स भी होया था। गुरमीत की रिपोर्ट में लिखा सही हो। लेकिन जनाब वो नेकलेस नकली था। नकली नेकलेस? अरे कहीं ऐसा तो ना है ये नकली नेकलेस ही सबसे बड़ी कड़ी है इस केस की। जी जनाब, एक बार इन मोहतरमा से बात करना तो बनता है जनाब। सिमरन सोढी को अब पुलिस स्टेशन बुलाया गया और एक बार फिर से पुलिस की टीम ने उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। देखो सिमरन मैडम, अब ये बात तो क्लियर है कि उस रात आपके घर में कोई नहीं आया था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन वो बैक साइड का दरवाजा वो खुला था, मैंने सुबह देखा था। सुबह कब? आप तो बेहोश थी सिमरन जी। जी मेरा मतलब कई बार वो दरवाजा खुला रह जाता था। इस बैक साइड डोर के बारे में आपकी नौकरानी को पता था? ना जी, कैसे पता होगा? वो बेचारी तो अभी काम पे लगी थी ना कुछ महीने पहले, और मैंने उसे बताया भी नहीं कि हम वो दरवाजा खोलते हैं। झूठ क्यों बोल रही हैं सिमरन जी? आपकी नौकरानी आपके घर 5 साल से काम कर रही है। हाँ जी, वो मतलब वो अभी 2 महीने की छुट्टियों पे गई थी, तो मेरा कहने का वो ही मतलब था। ठीक है, मान लेते हैं आप सच बोल रही हैं। एक सवाल का और जवाब दीजिए। जी? ये आपका डायमंड नेकलेस नकली था, ये आपको पता था? वो ना जी, नकली कहाँ? गुरमीत जी ने तो मैंने कहा था वो असली डायमंड का सेट है। तुसी है की कह रहे हो? जिस तरह से सिमरन अपना बयान बार बार बदल रही थी, पुलिस को सिमरन पर शक हो रहा था। सिमरन से ही पुलिस को हरविंदर की बीमारी और उसमें होने वाले बड़े खर्चे के बारे में पता चला। केस की कड़ियां जुड़ रही थी, लेकिन पूरी तरह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच सिमरन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और फिर एक आखिरी सवाल पुलिस की तरफ से सिमरन से पूछा गया। ये रात को 10:25 पे आपने अपनी सहेली सोना से बात की थी और आपने उसको बताया कि आपका नेकलेस असली नहीं नकली है, तो ये बात आप जानती थी,
अब ये झूठ बोलने की वजह आप खुद बताएंगी या हम अपने तरीके से पता लगा लें? गगन ने जब सिमरन सोधी के साथ पूछताछ करना शुरू किया तो वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने किसी भी सवाल का सीधे सीधे शब्दों में और सही जवाब पुलिस को नहीं दिया था। इसी वजह से पुलिस का शक अब सिमरन पर गहरा होते जा रहा था। गगन ने सिमरन के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस को यह पता चल चुका था कि सिमरन ने गुरमीत के कत्ल वाली रात लगभग 10:20 पर अपनी फ्रेंड सोना चड्ढा से बात की थी। लेकिन एक बार फिर से सिमरन ने पुलिस से झूठ बोलने की कोशिश की। वो तो ऐसे ही मैं बड़ी खुश थी ना, वो नेकलेस मिला था मैनू, तो मैं अपनी फ्रेंड नू बता रही सी। अभी वहां पर भाटी और अब्दुल आए। इस बार बोला गया सिमरन का झूठ गगन को गुस्सा दिलवाने के लिए काफी था। गगन ने एक जोरदार तमाचा सिमरन के गाल पे जड़ दिया। एक और झूठ बोला ना तो वाहे गुरु दी 100 तेनू पता चलेगा कि असली गगन केओ जिए। सच सच बोल। अरे यो क्या सच बोलेगी? या कि सहेली सोना ने पहले बता दिया था उसको कॉल करके कि गुरमीत ने इसके लिए नकली नेकलेस लिया है। अरे यो बात पे सोना घना गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगले ही दिन अपनी सहेलियों से मिलना था याने, और डर था कि उन सबको हार के नकली हो जाने का पता चल जाएगा। लेकिन सोना, उसे इसने जानबूझ के क्यों बताया सर जी? क्योंकि सोना यहाँ न रहती, वो रवा है अमृतसर में, इसकी स्कूल की सहेली है। वान ने तो ये सब बात बताती है। क्यों भाई, सही कह रहा सुना? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मैनू क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे पति की मौत हुई है अभी और आप लोगों को ये सब लग रहा है? जाने दो मैनू अपने घर। देखो मैडम, घर तो अब आपका यूं ही होने वाला है, जेल की सलाखें। हाँ, अगर आसानी से सच बता दोगी तो बस गगन के हाथों के मार तो बच जाओगी। सिमरन की आंखों से बह रहे आंसू उसकी गिल्ट और उसके अपराधी होने की कहानी कह रहे थे। सिमरन ने पुलिस को आखिरकार उस रात का सच बताया। ये केस जब लोगों के सामने आया तो वो वाकई में सोचने को मजबूर हो गए कि क्या सच में नाराजगी किसी के कत्ल की वजह बन सकती है। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, सच बोल। वो गुरमीत से मैंने एनिवर्सरी के लिए डायमंड का नेकलेस मांगा था, लेकिन उसने कहा कि अभी पैसे नहीं है। दादाजी के इलाज के लिए बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत है। मैंने जिद की तो गुरमीत जी मेरे लिए नेकलेस ले आए। लेकिन वो नकली था, ये तुझे कैसे पता चला? वो गुरमीत जी ने मैनू बताया सी। वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ, वो इमोशनल हो गए थे। पहले वो मैनू बोले कि यह नेकलेस असली है, फिर बोले नकली है। मैंने उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने गुस्सा आ गया और मैं रूम से बाहर आई। फिर तूने अपनी फ्रेंड को कॉल किया? जी, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि गुरमीत जी ने मेरे नाल ऐसा किया सी, तो वो मैनू बोली कि गुरमीत नू ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बड़ा गुस्सा आया। मैं रसोई में चली गई और चाकू लेके कमरे में आई। गुरमीत जी को नींद आ गई सी। मैंने चाकू से उनके ऊपर वार किया। अपने हस्बैंड को मारते हुए एक बार भी तुझे डर नहीं लगा? दया नहीं आई उस पर? मैनू भी नहीं पता मैनू की होया था। मैं बस गुस्से में पागल हो गई थी। गुरमीत अपनी वाइफ को नेकलेस नहीं दिलवा पाया क्योंकि वो अपने दादाजी के इलाज के लिए पैसे बचाना चाहता था। लेकिन सिमरन ने गुस्से में आकर जो कुछ भी किया था
वो बहुत ही भयानक था। पति पत्नी के रिश्ते की डोर बहुत मजबूत होती है, लेकिन सिमरन के इस अपराध ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस केस को सॉल्व करने के बाद भट्टी को अब अपनी मां से बात करनी थी। वो नैना और अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। इसीलिए भट्टी शाम के वक्त अपनी मां सुमित्रा देवी से बात करने के लिए पहुंचा। अरे करम, आजा बेटा। उस दिन भी तेरे से बात करनी थी और तू बीच में ही उठ के चला गया। अरे हमारी बात भी उस दिन अधूरी रह रही थी माँ। मैंने भी कुछ बात करनी थी थार थे, लेकिन पहले तू बोल। तेरे बापू घने परेशान से बेटा, रातों की नींद उड़ गई से उनकी। समझ ना पा रहे यो खबर तन्ने बतावे के ना। लेकिन ऐसा भी क्यों है माँ? और फिर सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद भाटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दमदार खूंखार शेर जैसी पर्सनैलिटी रखने वाला एएसपी भाटी एकदम से जैसे कांपने लगा। नैना और अपने रिश्ते को लेकर भाटी अपनी मां से जो बात करना चाहता था वो भी उसने नहीं की। सुमित्रा देवी समझ गई थी कि इस खबर ने भाटी के दिल को पूरी तरह से बेचैन कर दिया था। आगे क्या होने वाला था ये बात वो भी नहीं जानती थी। कुछ ही देर के बाद नैना ने फिर से भाटी को कॉल किया। एएसपी करम सिंह भाटी बोल रहा सो। जानती हूँ मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सीनियर हूँ मैडम। यो के तरीका अपने सीनियर से बात करने का। ओह, इतना ड्रामा! आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस नैना प्रताप सिंह, आप एक अंडर कवर एजेंट हैं और बेहतर होगा कि आप उसी तरीके से मारते बात करें। आपको डिपार्टमेंट के बारे में बेराना है। यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन हुए हैं। कुछ देर भाटी से बात करने के बाद नैना को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि भाटी उस वक्त मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन उसके इस तरह के बिहेवियर की क्या वजह थी ये भी नैना की समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ जहां भाटी का नैना के साथ रिश्ता बनते बनते लगभग टूट सा रहा था, वहीं दिल्ली के मजनू के टीले इलाके में रहने वाले अक्षत गुप्ता की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। 2 दिन बाद अक्षत की शादी थी। अक्षत एक जिम ट्रेनर था और इस वक्त वो अपनी फियांसे सोनाक्षी के साथ बातें कर रहा था। हाय सोना, क्या कर रही हो तुम? बस तुम्हारा वेट। 2 दिन बाद तुम आओगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे। यस बेबी, बस 2 दिन, उसके बाद तुम मिसेस सोनाक्षी गुप्ता हो जाओगी। लेकिन एक बात बताओ, मैंने हमारी शादी के लिए जो कार्ड पसंद किया था वो तुमने फाइनल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुमसे पूछना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। आई नो सोनाक्षी, ये सही नहीं हुआ, लेकिन यू नो ना यार, पापा कैसे हैं, वो बस हर बात में अपनी चलाते हैं। वो सब ठीक है अक्षत, लेकिन ये हमारी शादी है। कम से कम हमें शादी का कार्ड चूज करने की फ्रीडम तो होनी चाहिए ना। यू नो व्हाट सोना, इस घर में मुझे कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है, पर ट्रस्ट मी, मैं जल्दी ही नया घर लेकर तुम्हें वहाँ रखूंगा। तुम्हें ना हमेशा यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, बस शादी होने तक की बात है। ठीक है अक्षत, बट इट्स ओके, ही इज योर फादर। कभी कभी कुछ कह भी देते हैं तो चलेगा। हमें इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए उनसे। इट हैपेंस यार, नो इश्यूज। भी अक्षत सोनाक्षी से बात करने में बिजी था। ठीक उसी वक्त उसके पापा रमेश गुप्ता ने उसे आवाज दी। अक्षत, अक्षत यहाँ आ। सारा दिन फोन पे बात करवा लो। जी पापा। कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहा? पापा वो सोनाक्षी से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बता वो हलवाई से बात हुई? सॉरी पापा, भूल गया, अभी कर देता हूँ पापा। सोनाक्षी से बात करना तो नहीं भूलता तू, सारी काम की बातें भूल जाता है। क्या आप भी? एक दिन में बेटे की शादी है और आप तो उसे ऐसे डांट रहे हैं जैसे वो छोटा बच्चा हो। अरे आपने बचा लिया माँ, वरना तो पता नहीं क्या होता। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बेटा है, रखो संभाल के। मेरी ना उसने आज तक कभी सुनी न सुनेगा। माँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ रहूंगा ना तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लो चले गए जनाब, बाहर की हवा खाने। खूब बिगाड़ लिया तुमने अपने बेटे को। चुप हो जाइए जी, आप भी ना।
आप दोनों की आज तक एक दूसरे के साथ कभी नहीं बनी, और अब ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन कम से कम उसकी शादी भी तो शांति से रह लीजिए थोड़ा। क्या कहना चाहती हो तुम ममता? मैं अशांति मचाता हूँ क्या? अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मेरी तो आंखें तरस गईं। आप दोनों को कभी एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते देखते। पता नहीं वो दिन मेरी जिंदगी में कभी आएगा भी या नहीं। अक्षत वहां से चला गया और रमेश भी। लेकिन ममता हैरान परेशान उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो उन दोनों के इस बिहेवियर से ममता को परेशानी हो रही थी। लेकिन घर में शादी का माहौल था। अगले 2 दिन में उनके घर में रिलेटिव्स का आना शुरू हो गया। लेकिन अक्षत और रमेश के बीच कुछ नहीं बदला। सुनिए जी, पंडित जी को कॉल तो कर दिया है ना? अक्षत की सगाई की रस्म अच्छे से होनी चाहिए। अगर पंडित जी टाइम से नहीं आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कौन फोन कर रहा है इस वक्त? अरे देखोगी तभी तो पता चलेगा कौन है। और ये अक्षत कहाँ गया? सगाई उसकी है, मेरी नहीं। अरे सोनाक्षी का ही फोन है। हेलो, हाँ सोना बेटा। आंटी जी सॉरी, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो अक्षत फ़ोन नहीं उठा रहा काफ़ी देर से। अरे एक ही दिन की बात रह गई है, फिर तो वो तुम्हारा ही फ़ोन उठाया करेगा। चिंता मत करो, मैं देखती हूँ अभी कहाँ है वो। उससे कहूँगी तुमसे बात करने के लिए। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये लो पंडित जी भी आ गए। तुम्हारा लड़का नजर नहीं आ रहा लेकिन अभी तक। अरे रेडी हो रहा होगा, आ जाएगा अभी। चिंटू, ओ चिंटू। हाँ ताई जी। हाँ बेटा, जा जरा देख कर तो आ, अक्षत भैया तैयार हुए कि नहीं अभी। जा जरा देख कर आ उनके कमरे में। और सुन, कहना पंडित जी आ गए हैं, जरा जल्दी आए। हाँ ठीक है ताई जी, मैं अभी बुला के लाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से जा। अक्षत का कजन भाई चिंटू अक्षत को बुलाने के लिए उसके रूम में गया, लेकिन अक्षत वहां पे नहीं था। ये बात चिंटू ने आकर रमेश और ममता को बता दी। अक्षत को सब जगह ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं था। अब ममता और रमेश की चिंता डर में बदलने लगी थी। आखिर अक्षत था कहां? जब अक्षत का कजन भाई चिंटू उसे बुलाने के लिए उसके रूम में गया तो अक्षत वहां नहीं था। कई जगह चिंटू ने अक्षत को ढूंढा, लेकिन अक्षत उसे कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे सब लोगों की चिंता बढ़ने लगी। अक्षत का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अक्षत की सगाई की रस्म के लिए सारे नाते रिश्तेदार घर में इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन अक्षत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अक्षत के दोस्त भी वहीं सगाई में मौजूद थे। दूसरे कई लोगों को कॉल किया गया, लेकिन अक्षत का कहीं कोई पता नहीं चला। रमेश और ममता की चिंता अब बढ़ने लगी थी। वक्त बीत रहा था, लेकिन अक्षत का कहीं पता नहीं चल रहा था। सोनाक्षी भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गई थी। अब तो बहुत देर हो गई, सगाई का मुहूर्त भी निकल गया है। रात के 12 बज चुके हैं। आखिर अक्षत है कहाँ? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया होगा। कहीं आपने उसे डांटा तो नहीं ना? तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ना। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ सब मैंने ही किया है। अंकल आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं ना अक्षत मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऐसे किसी को बिना कुछ बताए चला गया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं हो सकती। मेरा अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। अक्षत के घर वाले उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने से परेशान थे। सोनाक्षी और उसके परिवार को लग रहा था कि शायद अक्षत सोनाक्षी से शादी नहीं करना चाहता था और इसीलिए वहां से चला गया था। इस वजह से सोनाक्षी की फैमिली नाराज थी, लेकिन साथ ही उन्हें अक्षत की चिंता भी थी। सोनाक्षी के पापा ब्रजमोहन अग्रवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही।
देखिए भाई साहब, वैसे तो अक्षत का इस तरह जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर उसे कोई परेशानी थी तो खुलकर कह सकता था, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में हो, इसलिए हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे मॉम? अक्षत का कुछ पता नहीं है। और नो मॉम, मैं ऐसे नहीं जा सकती। उसकी फैमिली को हमारी जरूरत है। देखो बेटा, यहाँ पूरी रात बैठने से भी क्या होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। सोनाक्षी बेटा, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। अभी तुम घर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। हाँ, मैं अक्षत के पापा को बोलती हूँ, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक है आंटी, आप मुझे कॉल करना जैसे ही कुछ पता चले। धीरे धीरे करके सारे रिलेटिव अपने अपने घर लौटने लगे थे। अक्षत के दोस्त उसे ढूंढने के लिए दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, लेकिन अक्षत का कहीं कुछ पता नहीं चला। सोनाक्षी के पापा ब्रिजमोहन अग्रवाल और अक्षत के पापा रमेश गुप्ता ने अक्षत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। सबसे पहले अक्षत के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया गया। भाटी आईटी टीम के साथ बैठकर उसके सोशल मीडिया को चेक कर रहा था। अरे देख भाई, जल्दी जल्दी हाथ चढ़ा, देर लागना चाहिए। छोरा ऐसे कैसे गायब होगा? सर ये देखिए, इसके वॉल पे ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जो बताती हो कि ये कोई डिप्रेस या परेशान बंदा था। सब कुछ परफेक्ट है सर। अभी लास्ट पोस्ट इसने अपने फियांसे सोनाक्षी के साथ ही पोस्ट की है। देख के तो मन बिना लाग रहा कि छोरे ने कोई दुख था। चगलते भी घना खुश मिजाज लाग रहा है। यस सर। चल तो इसके सोशल मीडिया पर नजर रख, मैं जरा इसके घराड़ों से पूछताछ करके आऊं। गगन, अब्दुल, चलो भाई जीप निकालो। भाटी गगन और अब्दुल के साथ अक्षत के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में भाटी ने किसी से कोई बात नहीं की। क्या बात है सर जी, आप बड़े उदास उदास से लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना? कोई बात ना से गगन, सब ठीक से। बस यही, पुलिस की नौकरी में रात दिन मुजरिमों के पीछे भाग भाग के कभी कभी दिमाग खराब हो जाया करे। वैसे जनाब, मुझे भी आप जरा उखड़े उखड़े से लगे। जनाब, हम तो आपके साथ दिन रात रहते हैं, आप हमारे साथ तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही सकते हैं ना। मन्ने तो यूं लागे से अब्दुल कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स है। अरे जो हमारे साथ हुआ है ना, बात तो मैं किसी ने बता भी ना सकूं। खैर, एक बार यो केस सुलट जावे, फिर अपनी जिंदगी ने भी सुलटाऊं। भाटी की बात सुनकर अब्दुल को इस बात का एहसास हो गया था कि भाटी की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो शायद ठीक नहीं था, लेकिन वो क्या था ये किसी को नहीं पता था। कुछ ही देर के बाद भाटी की टीम अक्षत के घर पहुंची। एक दिन पहले तक जहां खुशी का माहौल था, लोगों की आवाजाही से घर का माहौल काफी चहल पहल भरा था, वहां आज खामोशी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। अक्षत की मां ममता गुप्ता के रोने सिसकने की आवाज से घर गूंज रहा था। कोई मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। कहाँ है मेरा अक्षत? कहाँ है? चुप हो जाओ ममता। देखो पुलिस भी आ गई है, पता चल जाएगा कि अक्षत कहाँ है। ऐसे कैसे चुप हो जाओ? मेरा बेटा कहीं चला गया है, ऐसा तो वो कभी करता ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप मेरे बेटे को ले आइए, प्लीज ले आइए। हिम्मत रखिए, हम जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। ये बताओ, आखिरी बार छोरे तक कौन मिलिया था? किसने देखा उसको आखिरी बार? मैं उसकी शेरवानी रखने उसके कमरे में गई थी सर, तब वो बाथरूम में ही था। उस टाइम आपकी बात हुई थी वहाँ के साथ? जी सर, वो अंदर से ही बोला
था कि माँ शेरवानी बेड पे रख दो, मैं रेडी होके नीचे आता हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया सर, वो नहीं आया, मेरा बच्चा। और किसी ने देखा था अक्षत को? जी मैंने। तो कौन है भाई? जी चिंटू, मेरा मतलब निश्चल। मेरा नाम निश्चल है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अक्षत भैया से मेरी अच्छी दोस्ती है। ताई जी के आने के बाद मैं उनके रूम में गया था उन्हें बुलाने के लिए। हमने ही भेजा था चिंटू को, वो अक्षत को बुलाने के लिए। नहीं ताऊ जी, मैं उससे पहले भी उनके रूम में गया था। तो तार तो मुलाकात हुई अक्षत की है? जी सर, हुई थी। उस वक्त भैया नहा के बाहर निकले थे और मैं उनसे मोबाइल का चार्जर लेने गया था, तो उन्होंने कहा कि उनके फोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना चार्जर दे दिया और कहा कि सगाई के कामों की वजह से उनको फोन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार्जर लेके तो उसके कमरे से बाहर आ गया? जी सर। और जब तू दोबारा अक्षत के बुलाने उसके रूम में गया, उसके और तेरे पहली बार जाने के बीच के टाइम में कितना फर्क होएगा? आधे घंटे का सर जी। असल में मुझे ताई जी ने कहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गया। और उस टाइम अक्षत रूम में कौन था? नहीं सर। अक्षत के फैमिली के एक एक मेंबर से उसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। वहीं पुलिस की टीम के कुछ लोग आसपास के ऑटो वालों से और दुकान वालों से भी अक्षत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी अक्षत के बारे में कुछ पता होने से मना कर दिया था। घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। अब तक सोनाक्षी वापस अक्षत के घर आ गई थी। अक्षत के अब तक वापस लौटकर ना आने की वजह से सोनाक्षी बहुत परेशान थी। उसे देखकर भाटी ने गगन से कहा कि वो सोनाक्षी से अकेले में पूछताछ करे। गगन सोनाक्षी को अपने साथ एक रूम में लेकर गई। ये अक्षत का ही रूम था। बैठो और मुझे बताओ, क्या अक्षत किसी बात से परेशान था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। तुम्हारी लास्ट टाइम अक्षत से बात कब हुई? सगाई वाले दिन सुबह के वक्त। ही वॉज हैप्पी मैम। वो मुझसे भी हमेशा अच्छे से ही बात करता था। तुम्हें लगता है ये शादी अक्षत किसी प्रेशर में आकर कर रहा था? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं अक्षत को जानती हूँ, वो खुश था। अगेन, अगर उसके दिल के अंदर कुछ चल रहा हो, आई कांट से, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अपने काम की जगह पे उसका किसी के साथ झगड़ा या और कोई बात जो अजीब हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी डिसेंट बॉय। अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था वो। आई डोंट नो वो इसे कैसे उन्हें छोड़ के चला गया। मॉम से प्यार करता है और पापा से? आई मीन, लड़के जनरली अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उसके साथ भी वही था। वेल, अंकल का नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप है, तो वो उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ, आई मीन, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ठीक से याद करो सोनाक्षी, और कुछ भी याद आए तो प्लीज़ बताना। जी मैम। वैसे ये रूम भी अक्षत का ही है ना? चारों तरफ सिर्फ माँ के साथ फोटोज हैं, बाप के साथ एक भी नहीं। आई टोल्ड यू ना, मॉम से ज्यादा अटैच्ड है अक्षत। शायद इसलिए सारी पिक्चर्स उन्हीं के साथ है। सोनाक्षी के साथ इन्वेस्टिगेशन की गई और अक्षत के बारे में ऐसा कुछ भी पुलिस को पता नहीं चला जो उसे ढूंढने में मदद कर सके। पुलिस एक एक रिलेटिव से अक्षत के बारे में पूछताछ कर रही थी। सबसे बात करने के बाद पुलिस इस कंक्लूजन पर निकली कि अक्षत को किसी ने भी घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा था और आखिरी बार चिंटू ही उससे मिला था। अक्षत के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही था। घर में अक्षत को ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या कह रहे हैं आप सर? मेरा बेटा खुद को घर में क्यों छुपाएगा? सामने क्यों नहीं आएगा वो? अरे आप उसे जाकर ढूंढिए ना सर, आखिर वो गया कहाँ है? देखिए, आपके छोरे को किसी ने आते जाते ना देखा। मोबाइल की लोकेशन भी घर की दिखा रही है, तो फिर घर में देखना तो बनता है ना। ठीक उसी वक्त अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़े अब्दुल हाफता हुआ वहां पहुंचा।
जनाब, ये मोबाइल मिला है। अक्षत के कमरे के बाथरूम में छुपाया गया था। इस पे ब्लड के निशान भी हैं। अक्षत की तलाश सब जगह जारी थी। पुलिस की टीम घर के एक एक कोने की तलाशी ले रही थी। तभी अब्दुल को अक्षत के रूम के बाथरूम से अक्षत का मोबाइल फोन मिला, जिस पर ब्लड के ड्रॉप्स लगे हुए थे। ये देखते ही पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई और अक्षत की मां ममता और फियांसे सोनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी बीच गगन को भी किसी ने कॉल करके एक न्यूज दी, जिसे गगन ने चुपचाप भाटी तक पहुंचाया। सर जी, ये सोनाक्षी का किसी के साथ अफेयर था, कोई राजीव नाम के लड़के के साथ। यो भी चेक कर सके। एक काम करिए गगन, तो एक बार फिर से जाके इस छोरी के साथ बात कर। तब तक मैं जरा अब्दुल के साथ जाके अक्षत के कमरे में भी बारीकी से जांच कर लूं। ठीक है सर जी। भाटी अब्दुल के साथ अक्षत के रूम में चला गया और गगन ने सोनाक्षी को इशारे से एक रूम में आने के लिए कहा। सोनाक्षी गगन के साथ उस रूम में गई। सोनाक्षी हैरानी भरी नजरों से गगन को देख रही थी। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये राजीव कौन है, पहले ये बता। राजीव? लेकिन उसका इस केस से, अक्षत के गुम होने से क्या लेना देना है? कहा ना, वो हमें नहीं पता। अब तुम ये बताओ कि क्या तुम आज भी राजीव के कनेक्शन में हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर सगाई से एक रात पहले उसने तुम्हें कॉल क्यों किया था? क्योंकि मेरा उससे कुछ महीने पहले ब्रेकअप हुआ था और वो मुझे वापस अपने लाइफ में चाहता था। मैंने उसे कहा कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है एंड अक्षत इज परफेक्ट फॉर मी। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम कि आपके ये पुराने प्रेमी ने आपके पति की जान ले ली हो या फिर उसे किडनैप कर लिया हो? आई डोंट थिंक सो। वो ऐसा नहीं कर सकता। I mean, उसे अच्छा नहीं लगा था कि मेरी सगाई अक्षत के साथ हो रही थी एंड ही वॉज रियली अपसेट। लेकिन वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। कौन क्या कर सकता है, इस बात का अभी आपको अंदाजा नहीं है। वेल, राजीव का नंबर और एड्रेस निकालो, हमें उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करनी है। अक्षत के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद पुलिस जब वापस लौटने वाली थी, तभी अचानक अब्दुल के दिमाग में एक थॉट आया। भाटी जीप में बैठ चुका था और साथ में गगन भी। अब्दुल ने जीप स्टार्ट भी कर दी थी, लेकिन तभी अचानक जीप को ब्रेक लगाया। अरे क्या बात से अब्दुल मियां, अरे झटके मारने की वजह भी बताएगा मैंने। शक्ल तो देखिए अब्दुल मियां की जनाब, ऐसा लग रहा है किसी सस्पेंस मूवी का सस्पेंस खुल गया हो और आंखें फट के बाहर आ गई हूँ। क्या अब्दुल मियां, क्या होगा? जनाब वापस चलिए, मुझे पता है अक्षत कहाँ है जनाब। अरे यो क्या बोल रहा है? जनाब अक्षत को इस घर के अंदर छुपाया गया है और शायद मारने के बाद। ये क्या कह रहे हो अब्दुल मियां? लेकिन अभी अभी तो पूरे घर की तलाशी ली थी। जी मैडम ली है, लेकिन घर की छत, उसकी तलाशी नहीं ली हमने। अरे अब्दुल मियां, मैंने वहाँ की तलाशी भी ली थी, शादी का सामान है वहाँ। और वही अक्षत की बॉडी है मैडम। अगर उसे मार दिया गया है तो उसकी बॉडी वही है। क्या? यो तो क्या बोल रहा है अब्दुल? जनाब आप चलिए मेरे साथ। अब्दुल के कहने पर भाटी और गगन एक बार फिर से अक्षत के घर के अंदर एंटर हुए। पुलिस को वापस आया देखकर सब लोग बुरी तरह से चौंक गए। पुलिस ने किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस की टीम सीधे छत पर पहुंची। वहां पर हलवाई के खाना बनाने के सामान को इकट्ठा करके रखा गया था। उसकी तलाशी ली जानी शुरू हुई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन तभी एक पुराने लोहे के बक्से को अब्दुल ने जैसे ही हिलाया, अक्षत का हाथ उसके अंदर से बाहर निकल आया। जनाब ये रही अक्षत की बॉडी। एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा हो गया। पुलिस की टीम के सारे लोगों ने उस तरफ पलटकर देखा। सामने अब्दुल उस लोहे के बक्से से अक्षत की बॉडी को बाहर खींच रहा था।
चौथ कौन करके गया होगा ये सब? तब तक अक्षत की फैमिली के लोग भी वहां पर पहुंच गए। ममता ने जैसे ही अपने जवान बेटे की लाश को देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रमेश चुपचाप खामोश अपने बेटे को देख रहा था। सोनाक्षी को अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं था कि जिस लड़के के साथ वो अपनी लाइफ शुरू करने जा रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ बहुत अजीब था, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सोनाक्षी के पेरेंट्स भी ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए थे। अक्षत, अक्षत ये क्या हो गया पापा? देखिए ना पापा, अक्षत को क्या हो गया? सोना, संभालो अपने आप को बेटा, संभालो। ये सब किसने किया है और क्यों किया है आका पता था पुलिस लगाई लगेगी, लेकिन अभी के लिए अक्षत की बॉडी ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब्दुल, एम्बुलेंस बुला रहे और फॉरेंसिक टीम ने भी खबर कर। अक्षत, जिसकी एक दिन पहले सगाई होने वाली थी, वो उसी शेरवानी में था जो उसे अपनी सगाई में पहननी थी। उसकी शेरवानी से अब भी उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसके शरीर पर चाकू के निशान थे। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसके पेट में चाकू से वार किया था। शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। का मतलब ये होया गगन कि पहले अक्षत को छत पर ले जाया गया होगा और फिर वहां ले जाके मौका देख के वाकई हत्या कर दी गई होगी। शादी वाले घर में इतने लोगों के बीच आखिर ये हत्यारा घर में घुसा कैसे? और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। कमाल की बात है ना सर। शक इसलिए ना होया क्योंकि वो मर्डर करने आला घर का ही कोई इंसान है। शायद सोनाक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड राजीव। और कौन हो सकता है सर? अरे भाई, यो सोनाक्षी की एक्स की तरह कहीं अक्षत की भी कोई जड़ तो ना थी? अरे मारा मतलब उसका भी पहले किसी के साथ कोई लफड़ा रहा हो? नहीं सर जी, अच्छे से पाठ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जनाब, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप कहें तो मैं पेश करूं? अरे भाई, तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे आइडिया ना कोई शायरी या गजल सुनाने वाला है। बोल दा भाई, क्या आइडिया आया से? वैसे भी मैंने थारे दिमाग पे पूरा भरोसा होने लग रहा है। जनाब, ये जो दोस्त होते हैं ये बड़े राजदार होते हैं, इनको सब मालूम होता है। अरे भी मर्डर केस सोल्व करते करते थारी खोपड़ी में दोस्तों की तारीफ कैसे आ गई भाई? अरे नहीं नहीं जनाब, दोस्तों की तारीफ नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अक्षत के बेस्ट फ्रेंड को पकड़ना चाहिए जनाब। देखिए जनाब, हमने पूछताछ तो सबके साथ की है, लेकिन फिर भी अगर हम अक्षत के सबसे खास दोस्त को बुलाकर उससे एक बार फिर बात करें तो? भाटी ने अब्दुल के सजेशन पर गौर किया तो उसे भी लगा कि शायद अब्दुल ठीक कह रहा था। अक्षत के सबसे खास दोस्त प्रणव शर्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हाँ तो भाई प्रणव, बता तेरी और आकाश की दोस्ती कब तक है? स्कूल टाइम से सर, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब से। या का मतलब तो अक्षत का सबसे पुराना दोस्त है? जी सर, सबसे पुराना और सबसे क्लोज भी। वो मुझे सब कुछ बताता था अपनी लाइफ के बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ। अभी यो बता प्रणव, तो कितना नौकरी करा है? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अरे थारा दोस्त तो फिटनेस ट्रेनर था, इसने कभी कोशिश ना करी इंजीनियर डॉक्टर बनने की? स्कूल के टाइम से फिटनेस कोच बनने का शौक था सर, ये बाकी चीज़ें उसके समझ में नहीं आती थी। वो तना सारी बात बताया करता था, तो फिर सोनाक्षी के बारे में भी सब कुछ बताया होगा? हाँ सर, ही वॉज हैप्पी विद सोनाक्षी, उसे पसंद करता था। सोनाक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड राजीव के बारे में पता था अक्षत ने? यस सर, पता था। उसने मुझे इसके बारे में एक बार बताया था। उसे डाउट था कि उसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, पर मैंने ही कहा था कि सोनाक्षी अगर अपना पास्ट भूलने के लिए रेडी है तो आई थिंक ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक से। वैसे तू राजीव के बारे में कुछ जाना है? सर, जब मुझे अक्षत ने राजीव के बारे में बताया था, मैंने सोशल मीडिया पर सर्च किया था उसके बारे में ना। सोनाक्षी को लेकर काफ़ी सीरियस था सर वो, और अभी कुछ दिनों से काफ़ी अजीब तरीके की पोस्ट डाल रहा है। अजीब का क्या मतलब? अजीब मतलब हार्ट ब्रेक, एंगर एंड लाइक दैट सर। तन्ने क्या लगा प्रणव?
ये राजीव अक्षत का मर्डर कर सके है? आई कांट से दैट सर, बस मुझे इतना पता है कि अक्षत बहुत अच्छा इंसान था। उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। कहने को फिटनेस ट्रेनर है और दिखने में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मन से उतना ही सॉफ्ट है सर। हाँ, बस अपने पापा से उसकी थोड़ी अनबन रहती थी। क्यों? ये बाप और बेटे की इस अनबन के पीछे कोई खास वजह है कि? नो सर, आई डोंट थिंक। बस उसका ऐसा ही था शुरू से। अंकल का नेचर थोड़ा रूड रहता था ना, तो अक्षत को हमेशा डांटते रहते थे। अक्षत ने शादी के बाद अलग फ्लैट में रहने की भी सोच ली थी। इस बात से आपके पापा नाराज थे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा ही अक्षत से नाराज रहते थे। पहले सोनाक्षी और फिर प्रणव दोनों ने एक कॉमन बात अपने बयान में कही थी कि अक्षत की अपने पापा रमेश गुप्ता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। बाप बेटे के रिश्ते में शुरू से ही प्रॉब्लम थी, लेकिन यह बात अक्षत के मर्डर होने से कनेक्ट नहीं करती थी। भाटी अभी भी इस केस की कड़ियों को सुलझा ही रहा था, तभी अब्दुल एक बेहद खास खबर के साथ भाटी के पास पहुंचा। पुलिस की आईटी टीम ने राजीव के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया था और उसके मोबाइल की लोकेशन अक्षत के मर्डर वाले दिन अक्षत के घर के पास ही दिखा रहा था। भाटी का पूरा शक अब राजीव पर था, लेकिन उसी वक्त अब्दुल एक और चौंकाने वाली खबर लेकर भाटी के पास पहुंचा। जय हिंद जनाब। जनाब, एक खबर है। जय हिंद जय हिंद। बोल भाई, क्या खबर से? जनाब, ये अक्षत के अब्बा, मेरा मतलब पापा रमेश गुप्ता, आज सुबह दिल्ली से कहीं बाहर चले गए। कहाँ के लिए निकले यो ना पता चला? नहीं जनाब, लेकिन जवान बेटे की मौत हुई है और वो कहीं बाहर जा रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लगता? अरे हो सके अपने बेटे की अस्थि वगैरह बहाने गए होंगे। हमें चौंकने वाली बात क्या है? मालूम नहीं जनाब, लेकिन मुझे शक हो रहा है। तारी बात ठीक से अब्दुल, लेकिन अभी यो मन है राजीव का इंटरव्यू लेना है। बहन चोद, अक्षत के सगाई वाले दिन अक्षत के घर के आसपास यो कर क्या रहा था? पकड़ के लिया साला नहीं। सोनाक्षी ने पुलिस को राजीव की सारी डिटेल्स बता दी थी। सोनाक्षी को अब भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि राजीव अक्षत का मर्डर कर सकता था। उसने पुलिस से इस बारे में कहा भी, लेकिन पुलिस अब राजीव को लॉकअप में लाकर उसके साथ पूछताछ करना चाहती थी। और फिर एक पब से राजीव को अरेस्ट किया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। अरे भाई, क्या ढंग से? अरे आदमी तो घना रंगीन मिजाज का लाग रहा है। क्लब पब क्या बात है भाई? वो सर, मुझे वीकेंड पे पब जाने का शौक है, तो बस इसीलिए गया था। आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइम। राय भूतनी के, मैंने कब कहा कि पब जाना क्राइम से? पर एक बात बता बेटे, तने क्राइम करने का सोचा है के? व्हाट क्राइम? कौन सा क्राइम सर? मैंने कुछ नहीं किया है। आप क्या बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आया? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे सोनाक्षी के साथ क्या रास्ता था रहा? वो मेरी एक्स है सर, एक्स गर्लफ्रेंड। पर तो सगाई होने वाली थी उसकी। अरे वो किसी और की बीवी बनने वाली थी। फिर तो उसका होने वाला पति के घर के आसपास क्या कर रहा था? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं वहां नहीं गया। पुलिस वाला ने चूतिया समझ रखा है। अब बेटा, जितना तू अपडेट ना होया होगा उतनी पुलिस की टीम हो गई है। थारी सारी डिटेल हमार दो रहे। झूठ बोलने की तो कोशिश ना करिए, समझा? जी सर, मैं गया था अक्षत के घर, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या है। रखियो बे, अरे एक्स ने बताया को ना तने कि अक्षत का मर्डर हो गया, वो भी उसके सगाई वाले दिन। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अक्षत? ओह गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? रे, भट्टी के सामने ज्यादा नाटक करने का नतीजा अच्छा ना होता। हमने सारा सच बक दे। ट्रस्ट मी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया होता ना तो मैं यहाँ दिल्ली में पब में पार्टी नहीं कर रहा होता, बल्कि मैं तो शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता या फिर भाग गया होता सर। तो फिर उस दिन अक्षत के घर क्यों गया था रे तू?
सर मैंने सोचा था कि मैं अक्षत से बात करूंगा और उसे कहूंगा कि मैं सोनाक्षी से बहुत प्यार करता हूं और वो इस रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन बात में मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। और सोनाक्षी को जब मैंने ये बात बताई ना तो उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। फिर क्या होया? सर फिर मैं अक्षत के घर के बाहर तक जाकर वापस लौट आया, चाहे कुछ भी हो सर, लेकिन मैं सोनाक्षी को कभी दुखी और परेशान नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे उससे दूर ही क्यों ना जाना पड़े। एक बात कान खोल के सुन ले रहा बेटे, आज तक तने छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन थारे खिलाफ कोई सबूत ला गया ना, वह दिन तने बचाने वाला कोई ना होगा। राजीव ने भी उस दिन का सारा सच पुलिस को बता दिया था। पुलिस ने एक बार के लिए राजीव को जाने दिया, लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिसके बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। फॉरेंसिक टीम को अक्षत के नाखून से एक छोटा सा धागा मिला था। इस धागे का रंग ब्लू था। ऐसा लग रहा था जैसे मर्डर करने वाले के साथ स्ट्रगल करते वक्त अक्षत के नाखून में वो धागा फंस गया था। गगन एक बार फिर से अक्षत के घर पहुंची। सगाई वाले दिन आपके घर में ब्लू कलर के कपड़े किसने पहने थे? सबका ड्रेस कोड ब्लू ही था। मेरी साड़ी से लेकर अक्षत की शेरवानी तक सब ब्लू ही था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अक्षत के नाखून से ब्लू कलर का थ्रेड मिला है और ये बात पक्की है कि वो थ्रेड कातिल के कपड़ों से ही अक्षत के नाखून में फंसा होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो धागा अक्षत की शेरवानी का ही हो। हमने मैच करवाया है ममता जी। वो धागा अक्षत की शेरवानी के धागे से पूरी तरह अलग है। आप ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए, क्या उस दिन ऐसा कुछ हुआ था? मेरा मतलब किसी ने अपनी ड्रेस के फटने की बात की हो या आपने किसी का फटा हुआ ड्रेस देखा हो। गगन की बात सुनकर अचानक से अक्षत की मां ममता गुप्ता की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके चेहरे पे अब खौफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बात पुलिस को बताना चाहती थी वो बताने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही हो। और फिर ममता गुप्ता के दिए बयान के आधार पर अक्षत के पिता रमेश गुप्ता को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया गया। क्या हुआ सर? कुछ पता लगा मेरे बेटे का? अभी तक तो ना, लेकिन अब चल जाएगा। मतलब आपको पता है मर्डर कौन है? भाई बिल्कुल बेरा है, तभी तो आपने उसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको और आपकी धर्म पत्नी जी को दोनों को जड़ बुलाया है। किसने मारा मेरे बेटे को और क्यों? ठीक से, तो फिर शुरू कर ले। मैं ममता जी, आप वो बात एक बार फिर तो रिपीट करो जो आपने इंस्पेक्टर गगन को बताई थी। उस दिन जब मैंने चिंटू को अक्षत को बुलाकर लाने के लिए भेजा था, उस वक्त अक्षत के पापा घबराए हुए से कहीं से आ रहे थे। मैंने पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लेकिन वो कभी किसी की बात का सीधे मुंह तो जवाब देते ही नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मैंने देखा उनके ब्लू कुर्ते की पॉकेट की सिलाई हल्की सी निकली हुई थी। मुझे क्या पता था। क्या है ये सब ममता? इन सब बातों का अक्षत के मर्डर से क्या लेना देना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट, थोड़ी शांति रखो, सब समझ आ जाओगा। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? और ममता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम आप पर शक ना कर रहे बल्कि पूरा यकीन कर रहे हैं कि आपने अपने बेटे का खून किया है। क्या बकवास है ये? मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा भला? यो सवाल तो हमारे दिल में भी खलबली मचा रहा है कि आपने अपने बेटे को किससे मार दिया। इकलौता बेटा था आपका, हिम्मत कैसे हो गई आपकी उसका खून करने की, और वो भी उसके सगाई वाले दिन? मैंने किसी का खून नहीं किया। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तब तक सच आपके मुंह से पानी की तरह बह रहा होता। मुझे मना मजबूर ना करिए कि ऐसा वैसा कुछ कर बैठूं और इस उम्र में तुम्हारे हाथ टूट जाए। जब तो वैसा ही ना रही तुम्हारी। भाटी की बात सुनते ही रमेश गुप्ता के माथे से पसीना टपकने लगा।
उनके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे और आवाज भी जैसे उनका साथ छोड़ रही थी। ममता की आंखों में अब अपने पति के लिए बेहद नफरत नजर आ रही थी। उनकी समझ में आ गया था कि उनके बेटे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रमेश गुप्ता ही थे। यह एक ऐसा सच था जिसने ममता और बागी के लोगों को एक बहुत बड़ी तकलीफ दी थी। आखिर कोई बाप अपने ही जवान बेटे का खून कैसे कर सकता था और क्यों? इसका जवाब रमेश गुप्ता ने अपने बयान में दिया। हमेशा उल्टे जवाब देता था वो मुझे, हमेशा अपने बाप को बाप ही नहीं समझता था। ऐसा बेटा होने से बेटा ना होना अच्छा है। नफरत है मुझे आपसे, हत्यारे हैं आप। आज तक मैंने आपके सामने कभी अपनी जुबान तक नहीं खोली, लेकिन आज दिल कर रहा है एक और तमाचा आपके गाल पे जड़ दूं। कानून आपको सजा देगा अक्षत के पापा, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो आपने मुझे दी है। मुझसे मेरे बेटे को छीन कर जरा भी नहीं दया आई आपको, मार डाला उसे। मेरे बच्चे को मार डाला आपने। ममता के चीखने की आवाजों से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज रहा था। सब लोग ये जानकर शॉक्ड रह गए थे कि केवल अपने गुस्से और बेटे के साथ मनमुटाव की वजह से रमेश गुप्ता ने अपने बेटे की जान ले ली थी। उन्होंने अक्षत का खून इसलिए किया था क्योंकि अक्षत उनकी बातों से अग्री नहीं था। रमेश गुप्ता ने पुलिस को बताया कि सगाई वाले दिन भी अक्षत और रमेश गुप्ता के बीच बहस हुई थी। इसी दौरान रमेश गुप्ता ने गुस्से में आकर पास में रखे चाकू से अक्षत की जान ले ली। कई दिनों तक ये खबर अखबार की सुर्खियों में बनी रही। उधर नैना अचानक से भाटी के बिहेवियर में आए चेंज से परेशान थी। उसने भाटी को मिलने के लिए बुलाया। क्या हुआ है आपको? कुछ भी ना होया मिस नैना प्रताप सिंह, आप बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आपका ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो नैना, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ और तुमसे बाद में आके बात करूंगा। जहाँ तक मुझे पता है एएसपी करम सिंह भाटी ने अपने करियर में कभी कोई छुट्टी नहीं ली। फिर अब छुट्टी लेने की वजह जान सकती हूँ? वजह है नैना, और बहुत बड़ी वजह से। और इसने हमारी जिंदगी में तूफान ला दिया से। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ ना बता पाऊंगा, कुछ ना बता पाऊंगा नैना। लेकिन मुझे जानने का हक है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। हमारा बीता कल का एक सच, भयानक सच फिर हमारी जिंदगी में लौट आया है नैना। हर मैं थारे साथ थारी जिंदगी में शामिल ना हो सकता। नैना से हुई मुलाकात के दौरान भाटी ने नैना को एक बहुत बड़ा सच बताया। इस सच का कनेक्शन भाटी की गुजरी हुई जिंदगी से था। भाटी और नैना इस वक्त एक ढाबे के अंदर बैठे हुए थे। रात काफी हो गई थी और इसलिए वहां पर अब कोई नहीं था। ढाबे वाला भी अपना ढाबा बंद करके जाने की तैयारी में था। नैना बड़ी ही क्यूरियोसिटी से भाटी की आंखों में देख रही थी। बताइए ना, कौन से सच की बात कर रहे हैं आप, और इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? लेना देना है नैना, क्योंकि वो सच सपना से जुड़ा हुआ है। सपना? लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। आपने ही तो कहा था।
क्या था, क्योंकि उसकी चिता ने अपनी आंखों तक जलते हुए देखा था मैंने। लेकिन क्या? प्लीज बताइए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। इतने बरसों से जिसने मैंने मरा हुआ समझकर अपनी जिंदगी में एक जगह पर ठहर गया था, रुक गया था और टूट गया था। नैना वो जिंदा है। मारी सपना जिंदा से। उस दिन उसकी मौत ना हुई थी। क्या? लेकिन वो चिता और वो सब, आपने तो कहा था कि वो मर चुकी है। नहीं, मेरा मतलब सपना के जिंदा होने की खबर से मैं खुश हूँ, लेकिन बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने जिसे अर्थी पर देखा था वो कौन था? बहुत गंदा गेम खेला उसके घरवालों ने। बहुत गंदा गेम खेला पार्टी के दिल के साथ। सपना को विदेश भेज दिया और बाकी मौत का झूठा नाटक रचाया ताकि मैं कभी उस तक पहुंच ना पाऊं। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाए? कानून नाम की कोई चीज होती है। किसी ने कंप्लेंट नहीं की? पावरफुल और पैसे वाले लोग अक्सर अपराध करके बच के निकल जावा है ना। पुलिस आड़ी होके इतना तो तू भी समझ सके। समझती हूँ सर, लेकिन अब क्या होगा? अब फिर से सपना? क्या आप उसकी लाइफ में लौट जाएंगे? और मैं, ओह गॉड, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, वो पहला प्यार थी आपका, आपको जाना चाहिए। अरे चुप हो जा नैना, ये सब मत बोल। देख, मैं थार से झूठ ना बोल सकता, लेकिन अभी मैं कोई फैसला लेने की हालत में ना हूं। कुछ ना कह सकता मैं यार। अरे बस इस उलझन में थार से ठीक से बात भी ना कर पा रहा था। भाटी की पर्सनल लाइफ में सपना के जिंदा होने की खबर एक बहुत बड़ी खबर थी। भाटी के पिता चरण सिंह चौधरी जब अपने गांव गए थे तो उन्हें इस बारे में पता चला था। वो समझ गए थे कि ये खबर भाटी के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ने वाली थी, लेकिन उसे ना बताना भी सही नहीं था। एक तरफ जहां भाटी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अनिकेत प्रधान नाम का एक 23 साल का फोटोग्राफर सोनिया जैन की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। सोनिया की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और उसके लिए वो अपना फोटो शूट करवा रही थी। सोनिया के साथ उसका फियांसे माधव भी था। यस सोनिया जी, स्माइल कीजिए। गुड शॉट। अब आप एक काम कीजिए, आप माधव सर के कंधे पे हल्का सा अपना सर टिका दीजिए और नीचे की तरफ देखिए। यस यस, वेरी गुड। अभी ठीक है? एकदम परफेक्ट सोनिया जी। क्या आप बार बार सोनिया जी बोल रहे हैं? आप तो मुझे सोनिया कहकर बुलाइए, ये जी थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा ठीक है सोनिया। हाँ तो माधव, अब आपकी बारी। आप हल्के से सोनिया को अपनी बाहों में उठाएंगे और थोड़े ड्रामेटिक एक्सप्रेशन लाएंगे, जैसे कि वो आपको भारी लग रही हैं। यू रियली थिंक इस शॉट की जरूरत है? अरे ऑफ कोर्स, आई मीन प्यार में कुछ फन भी तो होना चाहिए ना। और अगर सारे पिक्चर्स रोमांटिक हो जाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। सुना तुमने सोनिया, ये मिस्टर फोटोग्राफर तुम्हें हैवी साबित करना चाहते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहली बार इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड को शूट कर रहा हूँ। ओह रियली? अरे नहीं, आई एम सॉरी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही आपकी तारीफ कर रहा था। इसका मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? नो, आई मीन ये सब ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। चिल मैन, शी इज जस्ट पुलिंग योर लेग। चलो सोनिया, अब तुम अपना सिंगल फोटो शूट करवा लो, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना होगा। इट्स अर्जेंट। लेकिन मैं यहाँ अकेले? ऑफ कोर्स नॉट, अनिकेत है ना। अनिकेत ब्रो, प्लीज सोनिया को शूट के बाद घर छोड़ देना। श्योर, डोंट वरी सोनिया, आई विल ड्रॉप यू। लेकिन अभी आपका मूड बहुत अच्छा है तो प्लीज फोटोज क्लिक करवा लीजिए, कल का क्या पता कल हो ना हो। माधव अपनी फियांसे सोनिया को शूट की लोकेशन पर छोड़कर किसी जरूरी मीटिंग के लिए चला गया। अनिकेत पूरी शिद्दत से सोनिया की बेहतरीन तस्वीरें अपने कैमरे में उतार रहा था।
एक पिक्चर क्लिक करते वक्त अनिकेत सोनिया का पोस्ट ठीक करने के लिए उसके करीब आया। सोनिया, एक मिनट, ये ड्रेस यहाँ शोल्डर से ठीक नहीं है। कहाँ? ओह, अभी ठीक है? ओके। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट, ये अपने गाउन को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। यस यस, करेक्ट, ठीक है। और अब अपना राइट पैर इस स्टोन पे रखो। ऐसे ठीक रहेगा? हाँ, यस यस, नो 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 नो, वहां नहीं, ये स्टोन के साइड में रखना है। हाँ, इधर देखो कैमरे में। यस यस, नाउ स्माइल, परफेक्ट। कैसी आई मेरी पिक्चर? बहुत ही प्यारी आई हैं। आई हैव नो वर्ड्स। सीरियसली, मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? अरे तो आपको क्या लगा, मैं मजाक कर रहा था? अरे नहीं, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आप जितनी ब्यूटीफुल ब्राइड नहीं देखी है। हाँ, मेरी लाइफ उतनी भी नहीं है, बट पिछले 4 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। यू आर रियली गॉर्जियस। थैंक यू। इसके बाद सोनिया अनिकेत के साथ अपने घर पहुंची। अगले दिन पिक्चर्स देखने और सिलेक्ट करने के लिए अनिकेत ने सोनिया और माधव को अपने स्टूडियो बुलवाया। लेकिन शाम के लगभग 9 बजे सोनिया अकेले ही अनिकेत के स्टूडियो पर आई। तब तक अनिकेत का सारा स्टाफ वहां से जा चुका था। आई एम सॉरी, आई नो देर हो गई, मुझे जल्दी आना चाहिए था, लेकिन शॉपिंग में इतनी देर हो गई कि पता ही नहीं चला। वेल दैट्स रियली फाइन, बट यस, मैं अभी स्टूडियो बंद ही करने वाला था। अगर आप और 5 मिनट ना आती ना तो यहाँ कोई ना मिलता आपको। ओह, सो मैं कल आती हूँ। आप मेरी वजह से टाइम खराब मत करो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना। हाँ, अब जब आप आ ही गई हैं तो ये काम कर ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। अनिकेत और सोनिया लगभग हमउम्र थे, इसलिए उनके बीच बातें होने लगी। अनिकेत दिखने में काफी हैंडसम था और सोनिया भी बहुत खूबसूरत थी। पिक्चर सेलेक्ट करते करते वो दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट और लाइफ के बारे में बात करने लगे। सो अनिकेत, फोटोग्राफर तो तुम कमाल के हो, मैंने मान लिया। सो इज दिस जस्ट योर पैशन और व्हाट? हाँ, ये पैशन ही था, सही पहचाना तुमने। बचपन से फोटोग्राफी का शौक था, तो पहले पापा के मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें उतारता था और अब प्रोफेशनल कैमरा से उतारता हूँ। अगर सच कहूँ तो हमेशा से यही बनना चाहता था मैं। वाओ, कितना अच्छा होता ना लाइफ में सबको वो मिलता जो वो चाहते हैं। बट यस, एवरीवन इज नॉट एज लकी एज यू आर। सो मिस ब्यूटीफुल ब्राइड, इज देयर समथिंग इन योर लाइफ विच इज जो तुम्हारी चॉइस से अलग है? नो, नथिंग। वेल, इट्स टू लेट, मैं अभी चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। इतनी रात को आप अकेले जाएंगी? रुकिए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, ही इज कमिंग टू पिक मी अप, डोंट वरी। तभी अनिकेत के स्टूडियो के बाहर एक कार आकर रुकी। अनिकेत सोनिया के साथ स्टूडियो के बाहर निकल कर आया। अनिकेत ने देखा कि यह कार माधव की कार से अलग थी, लेकिन उस वक्त अनिकेत को लगा शायद माधव के पास 2 कार होंगी और आज वो दूसरी कार लेकर आया होगा, इसलिए उसने इस बार गौर नहीं किया। लेकिन जैसे ही सोनिया कार के अंदर गई, अनिकेत को लगा जैसे कार के अंदर बैठा हुआ लड़का माधव नहीं बल्कि कोई और था। कुछ दिनों तक पिक्चर्स के सिलेक्शन और आने वाले इवेंट की प्लानिंग के लिए अनिकेत और सोनिया की मुलाकातें होने लगी। और फिर एक दिन जब सोनिया रात के वक्त अनिकेत के स्टूडियो पहुंची तो उसने देखा अनिकेत जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था। ये क्या? कोई है? हेल्प! हेल्प! सोनिया की आवाज सुनकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। अनिकेत की सांसें थम चुकी थी और वो अपना दम तोड़ चुका था। भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में अनिकेत की बॉडी को ले जाया गया और भाटी अपनी टीम के साथ अब अनिकेत के स्टूडियो का मुआयना करने लगा। सबसे पहले लड़की की बॉडी किसने देखी? जी, मैंने। आपकी तारीफ? सोनिया जैन। मेरा ब्राइडल शूट चल रहा था अनिकेत के स्टूडियो से।
मैं उसी सिलसिले में यहाँ आई थी। ठीक से आप अपने घरवालों ने फोन कर दो, आपको ले जाओगे। मैंने अपने फियांसे को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। उसी वक्त माधव वहां पहुंचा। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। सोनिया के पास आते ही उसने सोनिया को गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना सोनिया? यस माधव, आई एम फाइन। मैं डर गई थी। वो अनिकेत। लेकिन उसके साथ ऐसा कौन करेगा? अनिकेत वाज रियली अ नाइस पर्सन। डोंट नो माधव, बट आई एम रियली स्कैर्ड। जिसने भी ये किया है वो बहुत ही डेंजरस होगा। आप उनको घर लेके जाओ, कल हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। अनिकेत के स्टूडियो में छानबीन करते वक्त अचानक गगन की नजर एक मेकअप किट पर पड़ी। गगन ने भाटी को उस मेकअप किट के बारे में बताया। स्टूडियो में काम करने वाले अनिकेत के असिस्टेंट प्रखर को भी अब तक स्टूडियो बुला लिया गया था। प्रखर लगभग अनिकेत की उम्र का ही था। अरे क्या नाम से तारा? जी सर, मेरा नाम प्रखर मल्होत्रा है। तो प्रखर यूँ बता कि थारा यो अनिकेत, इसका फोटोग्राफी के अलावा भी कोई और रंगीन शौक था के? रंगीन शौक? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पूरी तरह से फोटोग्राफी में ही बिजी रहते हैं। फिर ये मेकअप किट ये किस लिए है यहाँ? ये कभी कभी कुछ क्लाइंट्स अपने टचअप के लिए मेकअप की डिमांड करते हैं मैम, इसलिए। और वैसे भी मैम ये एक स्टूडियो है, यहाँ आए दिन मॉडल्स और ब्राइड्स आती रहती हैं, इसीलिए सर सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं। ठीक से मान ली तेरी बात। ये लेडीज का, इसके बारे में कुछ बोल लेगा तू? तभी अब्दुल वहां पर आया। उसने बाथरूम में कुछ ऐसा देखा था जो वो भाटी और गगन को बताना चाहता था, लेकिन थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था। भाई क्या हुआ अब्दुल मियाँ, इससे मुंह बना के क्यों खड़ा है? अरे ऐसा का देख लिया तने? जनाब वो बाथरूम में यूज्ड कॉन्डम पड़ा हुआ है, लगता है कल रात ही किसी ने यूज किया है। वाह भाई, और फोटोग्राफी के साथ साथ यू सब भी। मना तो यू कोई जोरदार मामला लाग रहा है यू। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिकेत की कोई गर्लफ्रेंड हो और वो उससे यहाँ मिलने आती हो और उसी के साथ ये सब हो सकता है। आपका मोबाइल ढूंढो। मैं कॉल करके देखता हूँ सर। प्रखर ने जब अनिकेत के मोबाइल पे कॉल किया तो उसका मोबाइल वहीं एक टेबल के नीचे बच रहा था। अब्दुल ने टेबल के नीचे से मोबाइल निकाला और भाटी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे इसमें तो पासवर्ड लगाया हुआ है, ओपन कराना पड़ेगा। डोंट वरी सर, मुझे अंकित सर के मोबाइल का पासवर्ड पता है। ठीक से पकड़ और खोल के दे। प्रखर ने अनिकेत के मोबाइल का पासवर्ड डालकर उसे ओपन कर दिया। पुलिस स्टूडियो से कुछ सबूत और सुराग जुटाकर पुलिस स्टेशन लौट आई थी। फोरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच पड़ताल कर ली थी। भाटी ने अनिकेत के मोबाइल में उसके कॉल लिस्ट और मैसेजेस को चेक करना शुरू किया। उसमें केवल और केवल अनिकेत के क्लाइंट्स के नंबर थे। ऐसा कोई कॉल या मैसेज पुलिस को नहीं मिला था जिस पर शक किया जा सके या जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि अनिकेत की मौत की गुत्थी सुलझ पाती, पुलिस के पास एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। सर जी, बहुत बुरा हुआ। वो लड़की है ना सोनिया, जिसका फोटोशूट ये निरुद्ध कर रहा था, उसके फियांसे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? जी सर जी। वैसे गुरु दी मेहर है कि जान बच गई। वो आज किसी काम से जा रहा था अपनी कार में, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी उसको। ये क्यों हो रहा है गगन? ऐसा तो ना है कि अनिकेत और ये सोनिया के मंगेतर माधव के साथ जो कुछ भी होया इसमें कोई कनेक्शन हो? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ये भी हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन हो सकता है कि वाकई ये किसी की साजिश भी हो। लेकिन जनाब, गौर से देखा जाए तो अनिकेत और माधव
दोनों में एक ही कॉमन इंसान है और वो है सोनिया। ये दोनों ही लड़के सोनिया से ताल्लुक रखते थे। तू क्या कहना चाह रहा है अब्दुल? क्या सोनिया ने ये सब किया है? अभी कुछ पक्का तो नहीं कहा जा सकता जनाब, लेकिन फिर भी सोनिया से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए ना। सोनिया तय पूछताछ वैसे भी करनी बनती है अब्दुल, क्योंकि उस दिन जो स्कार्फ अनिकेत के स्टूडियो तक मिला है उसमें और सोनिया के कपड़ों में एक जैसे परफ्यूम की स्मेल है। लेकिन सर, आपको सोनिया के कपड़ों की स्मेल के बारे में कैसे पता? अरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। सोनिया उस दिन जब स्टूडियो में थी तो मैंने उसके कपड़ों से आ रही तेज स्मेल पता चल गई थी। फिर जब वो स्कार्फ मैंने सूंघ के देखा तो मैंने इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो सोनिया का ही है। और इस तरह से पुलिस सोनिया के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची। सोनिया के घर का माहौल इस वक्त बेहद दुख भरा था। माधव के एक्सीडेंट हो जाने की खबर ने सोनिया की फैमिली को बहुत बड़ा सदमा दिया था। उधर पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को भी ढूंढ रही थी जिसने माधव का एक्सीडेंट किया था, लेकिन रोड साइड लगे कैमरे की फुटेज देखने से पता चला कि उस ट्रक पर नंबर प्लेट नहीं थी और ड्राइवर ने उस वक्त अपने फेस पे कपड़ा बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसे पहचाना जाना मुश्किल था। इस वक्त भाटी गगन के साथ सोनिया के घर पर था। एसपी करम सिंह भाटी, दिल्ली पुलिस। आपकी बेटी सोनिया से कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज अंदर आइए सर, बैठिए। सोनिया अभी अपने रूम में वो माधव के एक्सीडेंट। जानते हैं हम लोग, आपके होने वाले दामाद माधव का एक्सीडेंट हुआ है। रोड पर सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि माधव की कोई गलती ना थी। ट्रक वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी से। नमस्ते सर, मैं सोनिया की माँ कल्याणी। सर, सोनिया अभी बहुत परेशान है। पहले वो उसका फोटोग्राफर अनिकेत और अब माधव। भगवान का लाख लाख शुक्र है माधव की जान बच गई। सही बोल रहे हैं आप, वरना तबड़ा एक्सीडेंट होने के बाद किसी का भी बचना मुश्किल है। हम लोग माधव के होश में आ जाने के बाद उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन पहले सोनिया से कुछ पूछताछ करनी थी। अभी ज़रूरी है क्या सर? वो अभी बहुत ट्रॉमा में है। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी बेटी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन अनिकेत और माधव दोनों ही केसेस की कॉमन कड़ी है आपकी बेटी, और इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हमारा उससे बात करना बेहद ज़रूरी है। सोनिया को उसके रूम से बाहर बुलवाया गया और गगन उसके साथ पूछताछ करने लगी। हाँ तो सोनिया, आखिरी बार तुम्हारी अनिकेत से मुलाकात कब हुई? तभी जब मैंने उसकी डेड बॉडी को वहाँ देखा। मैं अनिकेत के मरने के बाद वाली नहीं, उसके जिंदा रहते वक्त वाली मुलाकात के बारे में बात कर रही हूँ सोनिया। वो दो दिन पहले मैं गई थी उसके स्टूडियो पे पिक्चर्स सिलेक्ट करने के लिए। ठीक से याद करो सोनिया, 2 दिन पहले या फिर अनिकेत के मर्डर वाले दिन सुबह के वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दिन में वहाँ क्यों जाऊंगी? लेकिन उसके स्टूडियो से मिला तुम्हारा स्कार्फ तो यही कहानी कह रहा है। अब सब बताओ सोनिया कि माजरा क्या है? वो मेरे इवेंट के लिए एक फोटोग्राफर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये स्कार्फ मेरा नहीं है। सोनिया की बात सुनकर गगन के होठों पे स्माइल आ गई। उसने एक नजर सोनिया की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और सोनिया की माँ से कहा कि उनकी बेटी जितने भी तरह के परफ्यूम यूज करती है वो सब लेकर आए। सोनिया की मॉम ने वैसा ही किया। ये लीजिए, ये परफ्यूम यूज करती है सोनिया। गगन एक एक करके सारे परफ्यूम को सूंघने लगती है, लेकिन उसे वो खुशबू कहीं महसूस नहीं होती जो सोनिया के स्कार्फ से आ रही थी। भाटी बड़े गौर से ये सब देख रहा था। गगन ने पलटकर भाटी की तरफ देखा। सर, इनमें से तो कोई स्मेल मैच नहीं हुई। क्योंकि यहाँ में से वो परफ्यूम है ही कौन नया गगन जो स्कार्फ में लगा हुआ था। मतलब? एक मिनट, मैं तना समझाऊं। भाटी ने अपनी पॉकेट से परफ्यूम की एक छोटी सी बोतल निकाली, सोनिया की मॉम से एक कपड़ा लाने के लिए कहा। फिर उस कपड़े में सोनिया का परफ्यूम लगा के उसने गगन को सूंघने के लिए कहा। ले बता,
इसमें आ रही है वो वाली खुशबू? नहीं सर जी, मुझे तो नहीं लग रही। भाटी ने एक मेल परफ्यूम की बोतल को, जो उसने अभी अभी अपनी पॉकेट से निकाली थी, उसे भी सामने कपड़े पे स्प्रे कर दिया और एक बार फिर से उसे गगन को स्मेल करने के लिए दिया। वाह सर जी वाह, कमाल हो गया। अब लग रहा है ये वही स्मेल है जो सोनिया के स्कार्फ में है। वो देख, दीवार पे लगी तस्वीर, उसमें भी सोनिया ने यो स्कार्फ पहना है। क्यों भाई सोनिया, अब तो दो दो सबूत हैं। थारे परफ्यूम की अकेले की खुशबू स्कार्फ में नास है, बल्कि थारे और अनिकेत दोनों के परफ्यूम की खुशबू मिलके है। और ये फोटो, ये क्या करना है? वाह सर जी, इस पे तो मेरी नजर ही नहीं गई। हाँ सोनिया मैडम, अब क्या कहना है आपको? मैं गई थी अनिकेत से मिलने मॉर्निंग में। तो पहले झूठ क्यों बोला? मैं डर गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तो पुलिस डिसाइड करेगी सोनिया जी किसने क्या कराया है। आपका मोबाइल चाहिए मैं। लेकिन क्यों? मेरे मोबाइल से आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन हम पुलिस वाला कर भी कैसे कहे? लेकिन मैंने कहा ना सर, मुझे अनिकेत के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं सच बोल रही हूँ। कानून केवल सबूतों पे भरोसा करता है सोनिया। आपका फोन पुलिस के पास रहेगा तब तक जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेते। और हाँ, एक जरूरी सवाल तो छूट ही गया, ये अनिकेत के परफ्यूम की महक आपके स्कार्फ में कैसे? मेरा स्कार्फ गलती से वहाँ छूट गया था। हो सकता है अनिकेत ने यूज किया हो। सोचने वाली बात है कि एक छोरा आपके स्कार्फ का क्या करेगा। खैर, जो भी मामला हो, पता तो हम लगाए लेंगे। एक बार के लिए गगन और भाटी सोनिया के घर से चले गए, लेकिन उन्होंने सोनिया का मोबाइल जब्त कर लिया था। सोनिया के कॉल डिटेल्स निकलवाए गए। माधव के अलावा भी एक ऐसा नंबर था जिस पर सोनिया की एक दिन में कई बार बात होती थी। जब इस नंबर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये नंबर एक स्वप्निल चौधरी नाम के लड़के का था, जिसकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी? सोनिया के साथ कनेक्शन? माधव का ट्रक से एक्सीडेंट? क्या लग रहा था ना गगन, कोई कनेक्शन हो सके इन सबके बीच?